1975 का समय था। जियांगचंग नंबर 1 टेक्सटाइल फैक्ट्री और नंबर 2 इलेक्ट्रोमैकेनिकल फैक्ट्री के बीच एक फुल एनर्जी बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है। मैच के बीच हमारी फीमेल लीड फेई थोड़ी लेट पहुंचती है। हाथ में एक बड़ा सा सेरेमोनियल फ्लैग होता है और तब तक उसकी फैक्ट्री की टीम पीछे चल रही होती है। लेकिन फेई बिल्कुल घबराती नहीं। वो तुरंत स्लोगन चिल्लाना शुरू करती है। हार न मानने और हिम्मत बनाए रखने वाली बातें बोलती है। उसकी आवाज और एनर्जी से ऑडियंस और प्लेयर्स दोनों जोश में आ जाते हैं, खासकर स्टार प्लेयर ये फैंग। उसको वहां देखकर मिस सू को अच्छा नहीं लगता है, जिसको देखकर हम समझ पाते हैं कि फेई का आना उनको अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम अपने मेन लीड मुयांग को देखते हैं, जो ट्रेन में बैठा एक ग्रैंडमा और उनके पोते का स्केच बना रहा था। मुयांग काफी लंबे समय बाद जैनचैंग आ रहा था, क्योंकि उनकी फैक्ट्री की छुट्टियां चल रही थी। जब ये कपल मुयांग का स्केच देखता है तो उनको वो स्केच काफी पसंद आता है, तो वो मुयांग से अपनी भी एक स्केच बनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो उसको इसके बदले एक ब्रेड देंगे। तो मुयांग उनका स्केच बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं इधर फेई की फैक्ट्री ये कंपटीशन जीत जाती है, तो फेई उस लड़के ये फैंग को कंपटीशन जीतने के लिए थैंक्स करने जाती है। तो उसको वहां देखकर मैडम सू वहां से फैंग लिन के साथ चली जाती हैं। उनके वहां से जाने के बाद ये फैंग फेई से पूछता है कि क्या आप भी हमारी फैक्ट्री में काम करती हैं? तो वो हाँ करती है और उसका थैंक करती है कि उसकी वजह से उनकी फैक्ट्री ये कंपटीशन जीत गई। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबने ही इसके लिए मेहनत किया था। इधर मुयांग उस कपल का स्केच बनाकर उनको देता है, तो उनको वो काफी पसंद आता है, जिसके बदले वो लोग उसको एक ब्रेड देते हैं। तो मुयांग वो लेकर उसी ग्रैंडमा के पोते को दे देता है और अपना बनाया हुआ स्केच भी देता है, जिसको देखकर ग्रैंडपा मुयांग का थैंक्स करती हैं। वहीं बैठे एक ग्रैंडपा भी मुयांग को अपना स्केच बनाने के लिए कहते हैं, तो मुयांग स्माइल करते हुए उनका भी एक स्केच ड्रॉ करने लगता है। अगले सीन में वो ट्रेन से उतरकर अपने सारे कलीग्स का उनकी फैमिली के लिए भिजवाया हुआ सामान डिलीवर करने लगता है। ऐसे ही वो एक आंटी के घर जाता है और बताता है कि ये सामान उनके बेटे ने उनके लिए भिजवाया है। तो आंटी उसका थैंक्स करती है और कहती है कि बेटा, अभी फैक्ट्री की छुट्टियां चल रही हैं, तो तुम भी ये सारा सामान अपने कलीग के घर पहुंचाकर अपने घर चले जाना, अपने मॉम डैड से मिलने के लिए। जिनकी इस बात को सुनकर मुयांग सैड हो जाता है और वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ फेई पब्लिसिटी डिवीजन की हेड सू के पास जाकर वर्कर्स पीस एंड सोल्जर यूनिवर्सिटी के लिए अपना एप्लीकेशन सबमिट करती है। ये उसका चौथा साल होता है रेफरल मांगते हुए। पिछले 1 साल से उसने लीडरशिप को प्रूव करने के लिए हर कलेक्टिव एक्टिविटी में हिस्सा लिया होता है। लेकिन मैडम सू अब भी खुश नहीं होती। फैंग लिन के साथ मिलकर वो फेनी के थॉट रिपोर्ट को लाइन बाय लाइन चेक करती हैं और उस पर इल्जाम लगाती हैं कि वो लिमिडिटी जैसे मुश्किल शब्द यूज करके अपनी पढ़ाई दिखाना चाहती है, जबकि मासेस के साथ सिंपल लैंग्वेज में बात होनी चाहिए। फेई शांति से समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसे और पढ़ने का मौका मिले तो वो और बेहतर काम कर पाएगी, लेकिन मैडम सू रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि उसकी आइडियोलॉजिकल अवेयरनेस अभी काफी नहीं है और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड भी वीक है। दिल टूट चुकी फेई घर लौटती है तो उसकी मॉम उसको डिनर करने के लिए कहती हैं, तो वो उनको मना करके वहां से अपने कमरे में चली जाती है। जिसको देखकर उसकी मॉम डैड से पूछती है कि फेई को क्या हुआ है, वो तो आज यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेटर जमा करने गई थी। तो डैड उनसे कहते हैं कि लगता है इस बार भी उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। उनकी ये सारी बातें पीछे से फेई भी सुन रही थी, तो वो उनसे कहती हैं कि मॉम डैड, मैं आप लोगों की बातें सुन सकती हूँ। जिसको देखकर फिर मॉम डैड चुप हो जाते हैं। रात में जब वो अपनी स्टडी कर रही थी तो वो यही सब बातें याद कर रही थी कि वो पिछले 3 सालों से यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर रही है, पर सब लोग उसको कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको मना कर देते हैं। इधर मुयांग रात में रहने के लिए जैंगचैंग नंबर 2 गेस्ट हाउस में आता है। देन फिर हम उसको अपने बेड पर सोते हुए देखते हैं, पर उसको वहां नींद नहीं आती, तो वो अपने पास से एक स्केच को निकाल कर देखता है। देन फिर हमें उसके पास्ट को दिखाया जाता है, जहां हम छोटे मुयांग और फेई को देखते हैं। मुयांग फेई को एक स्केच देता है और उससे पैसे लेता है। तभी फेई उसके पेट से आवाज को सुनती है, तो वो उससे पूछती है कि तुमने खाना कब खाया था? तो मुयांग बताता है कुछ घंटे पहले। तो फेई उसको खाने के लिए पैसे देकर वहां से जाने लगती है। तो मुयांग उससे कहता है कि मैं जब फैक्ट्री से वापस आऊंगा तो इसे जरूर रीपे करूंगा। प्रेजेंट में मुयांग जब इन्हीं सब बातों को याद कर रहा था, तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको वहां से जाने के लिए कहते हैं। तो मुयांग वहां से चला जाता है। बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, तो वो एक जगह देखकर वहां लेट जाता है। तभी एक लेडी चिल्लाते हुए आती है कि मिस्टर ल्यू का घर टूट गया है, जिसको सुनकर मुयांग जल्दी से उनको बचाने के लिए जाने लगता है। जब वो उनको बचाकर बाहर निकल ही रहा था, तभी उसके ऊपर एक बड़ी सी ट्री गिर जाती है। फिर सीन कट होता है और हम मॉर्निंग के सीन को देखते हैं, जहां फेई के डैड न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। मॉम के पूछने पर उनको बताते हैं कि वो कल वाले लड़के के बारे में देख रहे हैं जिसने मिस्टर ल्यू की फैमिली की जान बचाई थी।
तभी वहां फेई आती है और वो डैड से उनका न्यूज़पेपर मांगती है। तो मॉम डैड से न्यूज़पेपर को लेकर फेई को दे देती है। फेई उसमें एक न्यूज़ को देखकर कुछ सोचने लगती। दूसरी तरफ हम फैक्ट्री में मैडम सू और मिस्टर लिू की वाइफ को देखते हैं, जो मुयांग का केयर करने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं मानती हूं कि उस लड़के ने मेरी फैमिली की जान बचाई थी, पर आपको पता है कि मेरी फैमिली कंडीशन कैसी है, तो मैं उसकी लंबे समय तक देखभाल नहीं कर सकती हूं। तभी वहां फेई आती है और कहती है कि मैं उस नाइक का देखभाल करूंगी, जिसकी इस बात को सुनकर मैडम सू उसकी तारीफ करने लगती हैं और उसको अच्छे से मुयांग का देखभाल करने के लिए कहती हैं। फिर हम फेई को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां वो मुयांग को देखकर नर्स से उसका नाम पूछती है, तो नर्स उसको मुयांग का नाम बताती है, जिसको सुनकर फेई अपने बचपन को याद करती है, जब मुयांग उसको परेशान किया करता था, जिसको याद करके वो वहां से जाने लगती है। फिर उसको न्यूज में लिखी बातें याद आती हैं, तो वो वहीं रुक जाती है। देन फिर हम उसको मुयांग का देखभाल करते हुए देखते हैं। जब वो हॉस्पिटल से अपने घर आती है, तो वहां उससे मिलने उसकी फ्रेंड लिन मेई आती है। फिर हम दोनों को बातें करते हुए देखते हैं, जहां मेई फेई से कहती है कि क्या हो अगर मुयांग कभी होश में ही ना आए तो। फेई उसको ऐसी बातें करने से मना करती है। फिर फेई डेली हॉस्पिटल जाकर मुयांग का देखभाल करने लगती है। ऐसे ही उसको मुयांग की केयर करते हुए 1 मंथ हो जाते हैं। इधर फैंगलिन और उसके बॉयफ्रेंड को बातें करते हुए देखते हैं, जहां उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शायद उस दिन जो मुयांग के ऊपर ट्री गिरा था, उसके पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। फैंगलिन अपने बॉयफ्रेंड को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कहती है, तो इसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकता हूं। तो फैंगलिन उससे कहती है कि अगर मुयांग कोमा से बाहर आ गया तो हमारे बारे में सबको बता देगा। इससे बचने के लिए हमें कुछ करना होगा। उसके चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो शायद कोई तो प्लान कर रही है। इधर फेई जब डेली की तरह मुयांग की केयर कर रही थी, तभी नर्स आकर उसको बताती है कि फेई मुयांग की गर्लफ्रेंड उससे मिलने हॉस्पिटल आई है और वो अभी डॉक्टर से उसके हालात के बारे में बात कर रही है। अगर मेरी मानो तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड को मुयांग को वहां से लेकर जाने के लिए कह दो। तुम भी तो उसकी 1 महीने से केयर करते करते थक गई होगी। तभी वहां मुयांग की गर्लफ्रेंड लिंगी आती है। फिर हम दोनों को बातें करते हुए देखते हैं, जहां लिंगी फेई को मुयांग की केयर करने के लिए कहती है और बताती है कि वो कल अब्रॉड चली जाएगी। तो फेई उसकी बातों से एग्री करती है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं चाहती थी कि मुयांग को कोई यहां से ले जाए, वरना उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं होता। जब वो हॉस्पिटल में आती है तो वो नर्स से मुयांग को जल्दी कोमा से बाहर लाने के लिए कोई रास्ता पूछती है। तो नर्स उसको बताती है कि तुमको ज्यादा से ज्यादा उससे बातें करनी चाहिए, उसका फेवरेट बुक और सॉन्ग सुनाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम फेई को रात में स्वेटर बुनते हुए देखते हैं। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसको अपना पुराना रेडियो देती है। फिर वो उसको रात में ज्यादा जागने से मना करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेई मुयांग को उसी रेडियो में उसकी फेवरेट सॉन्ग सुनाती है और बातें करती है। तभी वो रेडियो बंद हो जाता है, जिसको देखकर फेई को काफी गुस्सा आता है। फिर वो मुयांग की डायरी को पढ़कर सुनाने लगती है। तभी वहां नर्स मुयांग का टेम्परेचर चेक करने आती है, तो फिर फेई को चेक करने के लिए कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फेई जब फैक्ट्री में अपना काम कर रही थी, तभी एक कलीग आकर उसको बताती है कि फेई यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट चूज कर लिया गया है, जिसको जानकर फेई जल्दी से नोटिस बोर्ड पर चेक करती है, जिसमें उसका नाम नहीं होता है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। तभी वो मैडम सू को फेंगहिन के साथ वहां से जाते हुए देखती है, तो वो दौड़कर उनके पास जाती है और कहती है कि मैडम सू, अभी सेमेस्टर स्टार्ट होने में तो टाइम था, फिर इतना जल्दी सेमेस्टर स्टार्ट कैसे हो गया है। तो मैडम सू से कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर फेंगलिन ने सही कहा था कि इंपॉर्टेंट काम के लिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, और तुम टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुमको बहुत सारे मौके मिलेंगे। जिनकी ये बात सुनकर फेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो मुयांग के पास बैठकर काफी रोती है और उससे कहती है कि तुमको पता है, मुझे लिखना और किताबें पढ़ना काफी पसंद है। मुझे कोई नहीं समझता है। मेरे मॉम, डैड और भाई को भी लगता है कि फैक्ट्री में काम करना और यूनिवर्सिटी जाना में कोई डिफरेंट नहीं है, पर मैं ऐसे नहीं जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज तुम जाग जाओ, और काफी रोने लगती है। तभी मुयांग जाग जाता है और उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो उससे कहती है कि मुयांग, तुम जाग गए। तो वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो फेई उसको अपना नाम बताती है। देन फिर डॉक्टर मुयांग को चेक करते हैं और बताते हैं कि बाकी चीजें सिटी स्कैन होने के बाद ही हमें पता चलेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुयांग का रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि मुयांग की याददाश्त चली गई है। तो फेई उसको सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, पर वो किसी को भी पहचान नहीं पाता है। नेक्स्ट सीन में मैडम सू फेंगलिन के साथ हॉस्पिटल में मुयांग से मिलने आती है। मिस लिू मुयांग से पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, तुमने ही हमारी फैमिली की जान बचाई थी। तो वो उनको पहचानने से मना करता है। फिर मैडम सू हॉस्पिटल से जाते टाइम फेई से मुयांग का अच्छे से केयर करने के लिए कहती है और प्रॉमिस करती है कि अगर मुयांग की याददाश्त वापस आ गई तो वो उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराने के लिए बात करेंगी, और वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद फेई मुयांग की याददाश्त वापस लाने में लग जाती है। वो हर तरीके से उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता।
एक दिन लिन मेई, फेई और मुयांग जब हॉस्पिटल के पार्क में बैठे होते हैं तो लिन मेई फेई से कहती है कि अगर मुयांग की याददाश्त वापस नहीं आई तो तुम क्या करोगी। जिसकी इस बात को सुनकर फेई तो उससे कहती है कि यही बात सब लोग पहले भी कह रहे थे कि वो नहीं चलेगा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। और उससे कहती है कि एक इंसान है जिसको देखकर शायद मुयांग की याददाश्त वापस आ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मुयांग से मिलने उसकी सिस्टर फंग मूजिंग और लिंग ही आती हैं, जिनको देखकर मुयांग उनको इग्नोर करके बालकनी के पास चला जाता है। तो उसको ऐसे देखकर फेई सैड होती है। नेक्स्ट सीन में मूजिंग जब मुयांग को रिहेबिलिटेशन सेंटर छुड़ाने की बात कहती है तो सब लोग हैरान हो जाती है। फिर लिंग ही उसे ऐसा करने से मना करती है। तो मूजिंग उससे कहती है कि ठीक है, तो क्या तुम उसकी केयर करोगी? उसने तो तुमको अपना यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर भी दिया था, तो क्या तुम अब्रॉड ना जाकर यहीं उसकी केयर करोगी? जिसका फिर लिंग ही कोई जवाब नहीं देती है। तो मूजिंग उससे कहती है, इसी वजह से मैं उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज रही हूँ। कल मैं हॉस्पिटल आकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम मिस चैन को क्लीनिंग करते हुए देखते हैं। तभी वहां फेई आती है तो वो उनकी क्लीनिंग करने में हेल्प करती है। बाद में फेई मिस चैन से कहती है कि अगर आपने हमें पढ़ने और यूनिवर्सिटी जाने के लिए एनकरेज नहीं किया होता तो आज मैं यूनिवर्सिटी जाने के बारे में नहीं सोचती। अगर आपने उसी समय बता दिया होता कि यूनिवर्सिटी में जाना किस्मत की बात है तो मैं कभी भी राइटर बनने के बारे में नहीं सोचती। उसकी इस बात को सुनकर मिस चैन उसे कहती है कि मुझे नहीं पता है कि उस समय मैंने तुमको जो बताया था वो सही है या गलत, क्योंकि दुनिया काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो फेई उनसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आपने मुझे हमेशा इसके लिए मोटिवेट किया है, इसीलिए आप अपने को स्ट्रांग रखिए। जिसको सुनकर मिस चैन स्माइल करती है। फिर हम रात में रिकवरी प्लान बनाते हुए देखते हैं। जब वो ये बना रही थी तभी उसकी मॉम उसको सोने के लिए कहती है, तो वो मॉम को जाकर सोने के लिए कहती है। फिर वो अपने जमा किए हुए पैसों को देखती है और सोचती है कि इनमें से मैं किसी को नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये सारे पैसे मॉम, डैड और भाई के खर्चे के लिए है। तो क्या मैडम सू से कुछ पैसे उधार ले लूं? नहीं, अगर ये बात बाद में फैक्ट्री में फैल गई तो मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। इन सभी बातों को सोचकर वो और परेशान हो जाती है। फिर वो अपने यूनिवर्सिटी फंड को देखकर सोचती है कि अगर मैंने मुयांग की केयर नहीं की तो उसकी बहन उसको यहाँ से लेके चली जाएगी, जिसके बाद मैं कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाऊंगी। इन सभी बातों को सोचकर वो अपने फंड से कुछ पैसों को मुयांग की केयर के लिए निकाल लेती है। फिर हम मॉर्निंग में हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं, जहां मुयांग हॉस्पिटल के विंडो पर चढ़ा होता है, क्योंकि वो मूजी के साथ नहीं जाना चाहता था। जिसको सारी नर्सेज विंडो से नीचे उतरने के लिए कहती है, तो वो उनको फेई को बुलाने के लिए कहता है। जिसको सुनकर एक नर्स उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, फेई क्या तुमको बस यही आता है क्या? फेई तुमसे प्यार करती है। तो वो उनको फिर फेई को बुलाने के लिए कहता है। तभी फेई उनकी आवाज सुनकर दौड़कर वहां आती है, तो वो उसको विंडो पर देखकर परेशान होते हुए नीचे आने के लिए कहती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों चढ़े हो? तो मुयांग उसको मूजी को दिखाते हुए कहता है कि वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, पर मैं उसको नहीं जानता हूँ। मुयांग की इस बात को सुनकर मूजी को काफी बुरा लगता है, तो वो वहां से बाहर चली जाती है। उसके बाहर आने के बाद फेई हेड नर्स को मुयांग को देखने के लिए कहकर उसके पीछे जाती है, तो वो मूजी को रोते हुए देखती है। फेई उसके पास जाकर उसको अपना रिकवरी प्लान दिखाती है और बताती है कि डॉक्टर ने कहा था कि मुयांग को बस मेमोरी लॉस हुआ है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी ठीक है, इसीलिए मैं उसको बेसिक लाइफ स्किल सिखाऊंगी। अगर इसके बीच उसकी मेमोरी वापस आ गई तो ठीक है। दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।